अगेन, क्या हालचाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं और नई रोशनी लाए हैं। नई रोशनी में हम CS एक्जी वाले बच्चों के लिए सिद्धांत बैच का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका लगभग 70 से 80% अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करवा दिया था। और एक अच्छी बात यह है कि उसमें साथ साथ मैंने कुछ MCQ भी बताए थे आपको कि ये टॉपिक से MCQ आ सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन करवाया था। आज हम करने वाले हैं उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि अंडरराइटर कमीशन, बायबैक शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इन सारे टॉपिक्स को आज देखने वाले हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा उन टॉपिक से। आज हम क्या देखेंगे? बोनस शेयर्स देखेंगे, बायबैक देखेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स देखेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन देखेंगे, और इसमें राइट इशू भी देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन भी देखेंगे। ये सारी चीज आज हम करने वाले हैं। चलिए, फिलहाल मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अंडरराइटिंग कमीशन से, क्योंकि ये पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे MCQ फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इसकी टेबल के साथ। अंडरराइटिंग कमीशन यानी कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं? ये कौन है? ये लोग कहां से आए हैं? अंडरराइटर पूछता है कंपनी से कि कौन हूं मैं, किसकी मुझे तलाश। इसकी तलाश आपको बताया था कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स को इशू करती है, क्या करती है? इशू करती है, तो उससे कहा जाता है सुन ले कंपनी, सुन ले जरा, कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तेरा? मिनिमम 90%। यानी कि जितने शेयर्स आपने निकाले उसका कम से कम 90% जो पब्लिक है उन शेयर्स को ले ले। अगर उन 90% तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है अंडरराइटर से, तुम जो आए मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गई। यानी कि कुछ शेयर्स उनको देती है कि भाई साहब आप ये जिम्मेदारी उठाओ और कोशिश करो कि हमारा ये जो मिनिमम 90% का केस है ये पूरा हो जाए। तो याद रखिए, डिपेंड होता है कि अंडरराइटर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे काम करती है हम एक बार देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी ने 3 अंडरराइटर्स रखे हैं। कौन? 3 अंडरराइटर्स रखे हैं, A, B और C, और टोटल शेयर्स दिए उनको 20,000। टोटल शेयर्स कितने दिए? 20,000। तो जो A है उसने 40% शेयर्स लिए हैं, B ने भी 40% लिए हैं और C ने लिए हैं 20%। तो 20,000 का 40% यानी कि 8,000 शेयर्स की जिम्मेदारी A के पास है, 8,000 शेयर्स की जिम्मेदारी B के पास है, और रिमेनिंग जो 20% बच गया उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास है? C के पास है। ये शेयर दिए। अब A, B और C की वजह से, A, B और C की वजह से कितने शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो मार्क्ड हो गई, वो हम यहां पर लेस कर देंगे। आपने उनको दिए थे 8,000 शेयर्स, उनमें से कितने A की वजह से, कितने B की वजह से और कितने C की वजह से क्या हो गए? सब्सक्राइब हो गए। मान लीजिए A की वजह से 5,000, B की वजह से 4,000 और C की वजह से 3,000 शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी कि मार्क्ड एप्लीकेशन। तो 8,000 में से 5,000 गया, 3,000 बचा यहां पर। 8,000 में से 4,000 गया, 4,000 बचा यहां पर। 4,000 में से 3,000 गया, 1,000 बचा। तो ये क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे? इन अनमार्क्ड एप्लीकेशन को टोटल करके जो रेशियो हमने शुरुआत में लिया था इधर, इसमें बांट देंगे और एक ग्रॉस लायबिलिटी के साथ साथ अंडरराइटर्स का देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो जो कंपनी
अपने इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाती, किस टारगेट को, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के टारगेट को, वो अंडर राइटर्स की मदद लेती हैं। कुछ शेयर अंडर राइटर्स को भी देती हैं कि भाई मदद करो मदद करो, 90% सब्सक्रिप्शन को पूरा करो पूरा करो पूरा करो। चलिए, इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है जो बिल्कुल लास्ट में हम अटैच करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आपका बायबैक। क्या? बायबैक। बायबैक का मतलब क्या होता है सर? बायबैक का मतलब है कि मार्केट में कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से खरीद रही है, बायबैक कर रही है। क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद रही है, इक्विटी शेयर होल्डर से खरीद रही है। सर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, और ज्यादा पैसा है तो उसका वो क्या करे, बहुत सारे ऑप्शंस है जिनमें से एक ऑप्शन उनके पास होता है बाय बैक का। तो जब कंपनी बायबैक करती है, मार्केट में हो सकता है कि उनके जो शेयर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाए, कम हो रही है। तो वो बायबैक कर रही है, डिमांड को क्रिएट कर रही है ताकि वापस से उनके जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ जाए। तो बायबैक जब करती है कंपनी, तो उस केस में हमारे पास कुछ रिजर्व वगैरह होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी बायबैक करती है। लेकिन उन बायबैक को करने से पहले कुछ कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ती है। क्या कंडीशन? कि वो 25% से ज्यादा 25% से ज्यादा के बायबैक नहीं कर सकती। जो आपकी पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, किसका? डेब्ट इक्विटी का, डेब्ट अपॉन इक्विटी का जो स्ट्रक्चर है उसका रेशियो 2:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3:1 होता। डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्जा। तो कर्जा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आप वापस ले रहे हो तो वहां पे वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो 25% की कंडीशन है वो स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके किया जाता है। बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ होगा तो आप 10% कर सकते हैं, और आपको 25% करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये ऑथराइज्ड होना चाहिए कि भाई हम बायबैक करेंगे, और इतना करेंगे, ज्यादा करने के लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन को भी पास करेंगे। तो देखते हैं क्या दे रखा है, देखिए। फ्री रिजर्व which as per the latest audit balance sheet of the company are free for distribution as dividend and shall include balance to the credit of security but shall not include share application। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जब आपने बायबैक किया होगा तो हो सकता है कि आपने जब इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाली 10 रुपए थी, अब इस समय 15 चल रही है, आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। वो एक तरीके का आपके लिए लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास फ्री रिजर्व होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसमें से हम इस लॉस को कवर करते हैं, क्योंकि जब हम बायबैक करते हैं तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर असर पड़ता है। और जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है वो देखते रहते हैं, आपको बायनाकुलर से देखते रहते हैं। वो देखते हैं कि भैया कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो रही है, भागो भागो। तो वो कहते हैं भागेंगे नहीं, हम अपनी कैपिटल के स्ट्रक्चर को दोबारा से बढ़ा देंगे। कहां से? जो हमारा पैसा है कहां? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। जो हमारा पैसा कहां है? जनरल रिजर्व में। जो हमारा पैसा कहां है? प्रॉफिट एंड लॉस में, डिविडेंड्स के रूप में। उन पैसे को निकालकर हम वापस से सीआरआर में डाल देंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ है? बायबैक करने के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हमारी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करते हैं। मतलब मान लेते हैं आपका पहले प्रॉफिट था 100 था, और इक्विटी शेयर होल्डर्स थे 10। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 10 के हिसाब से अर्निंग पर शेयर आ रही है हमारे पास। अब जब मैंने बायबैक करे तो जो हमारे इक्विटी शेयर से बायबैक कर लिए, वापस ले लिए, कम हो गए। मान लीजिए अब 5 हो गए,
5 हो गए, तो अर्निंग पर शेयर 20 हो गई। यानी कि हम जब बायबैक कर रहे हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड टू एनहेंस द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी हमारा ईपीएस से ही लिंक करता है। टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यू और थिंकिंग ट्रेडिंग, मतलब कि आप अपने शेयर होल्डर्स को मौका देते हो कि आप चाहो तो निकल लो रास्ते से। आपको अगर लग रहा है कि लॉस हो रहा है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट है। कंसोलिडेशन जब बनाते हैं उसमें काफी मदद होती है। हमारी कंपनी में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, सरप्लस देने के लिए शेयर होल्डर्स को, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए हम बायबैक करते हैं, और ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। अब मैंने जो आपको बताया था, देखिए, ये देखिए ईपीएस कैसे इंप्रूव होता है। मान लीजिए प्रॉफिट आपको दे रखा है 100 और नंबर ऑफ शेयर है 10, डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन प्रॉफिट ये सेम था, ये बायबैक करने से पहले है और ये बायबैक करने के बाद है। प्रॉफिट है 100 हमारा, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है यहां पर 5, और डिवाइड करने के पास ईपीएस कितना आया, 20। तो ये सारी कंडीशन है। अगर हम बायबैक करते हैं तो इससे हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाती है। फर्दर क्या कह रहा है, फॉर अनलिस्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 70 ऑफ कंपनी एक्ट, रूल 2014। यानी कि ये टेबल इसी की तरह से अगर लिस्टेड कंपनी है तो कौन कौन से सेक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो सारी चीजें यहां पर आपके लिए लिखी हुई है। चलिए, अब जब आप बायबैक करते हो तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उसको खरीदने के लिए पैसा कहां कहां से आ सकता है, तो देखिए, परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 of the Companies Act 2013, a company may purchase its own share or other specified security out of। अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है किन किन ऑप्शन से, या तो उनके पास कुछ पहले से ही फ्री रिजर्व है, या उनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, या प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी अदर शेयर। नए शेयर्स को इशू करा, वहां से पैसा आया और उन्होंने वो वाले शेयर्स को बायबैक कर लिया। लेकिन जो शेयर पहले इशू करे थे, वहां से पैसा आया, उनसे नहीं कर सकती है। वो लाइन यहां पर लिखी हुई है, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू। जो पहले आपने इशू करे थे उनसे आप नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि जब पहले पार्ट में बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो हमारा पैसा आ रहा है उसको हम पहली बात क्या करते थे, हम क्या करते थे, पहला बायबैक करने, जब हम शेयर्स को बायबैक करेंगे वहां पर ये हमारे पास ऑप्शंस आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी हम पैसे को निकाल सकते। अब कब जरूरत पड़ेगी, देखो कब जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान देना। आपके पास से जब शेयर जा रहा था तो आप एंट्री कर रहे थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। अब आपके पास शेयर वापस आ रहा है तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और किससे आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर से आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर से आ रहा है। और अगर जब आप प्रीमियम मिल रहा था, आपको प्रीमियम मिल रहा था, तो आप प्रीमियम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे शेयर कैपिटल के साथ। अब अगर आपको प्रीमियम देना पड़ा, मान लीजिए फेस वैल्यू 20 की थी लेकिन आपको 25 रुपए देने पड़े, तो ये 5 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो वो हम यहां शो करेंगे प्रीमियम के हिसाब से, प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर। तो 5 का लॉस हो गया। अब ये 5 का लॉस हम कहां कहां से कवर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हैं। तो दूसरी एंट्री हम उसी के हिसाब से बना देंगे, क्या, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या जनरल रिजर्व, या हमारा फ्री रिजर्व टू हमारा प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर्स। अब ये लॉस हुआ, लॉस के होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर के कम होने से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो देख रहे हैं कि भाई साहब कंपनी का ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कम हो रहा है, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए दोबारा से इन्हीं रिजर्व में से कुछ पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देते हैं और फिर हम उनका पेमेंट कर देते हैं। किनका, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का।
दूसरा क्या रखा है, प्रीलिमिनरी कंडीशन फॉर बायबैक, मतलब कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो बताया था कि आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया है उसके लिए, द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, ठीक है। सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, अभी सर आप बता रहे थे 25%, तो 25% का ये रहा, आपने स्पेशल रिजोल्यूशन को पास किया है, उस केस में आप इसका 25%, मैक्सिमम कितना 25%, लेकिन आपको याद रखना है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, और डेप्ट जो होना चाहिए वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को जोड़कर, सिक्योर्ड मतलब जिसके लिए कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, और अनसिक्योर्ड जिसके लिए कोई भी चीज आपने गिरवी नहीं रखी हुई है। तो ये सारी कंडीशन आपको दे रखी है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेक्शन 69। कैपिटल रिडेम्पशन क्या है, वेयर अ कंपनी परचेज एन ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योर्ड अमाउंट, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा लिया, फ्री रिजर्व से पैसा लिया, कितना, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, उस नॉमिनल वैल्यू को आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपए के हिसाब से शेयर लिए, उसमें से कुछ पैसा मान लीजिए आपने डाल दिया, इश्यू ऑफ शेयर्स कर दिए नए 12 के हिसाब से, 8 रह गया, ये 8 रुपए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिए या फ्री रिजर्व से लिए, तो ये 8 रुपए आपको सीआरआर में भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये कम नहीं होना चाहिए, उसको हम साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे। यूटिलाइजेशन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी नंबर आर फुली पेड बोनस शेयर। सीआरआर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बोनस शेयर्स में किया जाएगा। बोनस शेयर अभी आगे पढ़ेंगे, जहां पर हम हमारे शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं कि एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, है ना, बीवी के साथ गर्लफ्रेंड फ्री। सर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए। हाँ जी, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली नहीं खरीद सकती। कब, तो एनी सब्सिडी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडी कंपनी, अपनी सब्सिडी कंपनी से नहीं खरीद सकती है, ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप हो उससे खरीद सकती है। अब यहां पर कुछ आपको एंट्री दे रखी है। पहला है, इन केस इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर बाय बैक ओन शेयर, आपने बाय बैक करने के लिए अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, तो आपके पास पैसा आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब पैसा आ गया आपके पास। इन केस द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू आर फॉर बायबैक पर्पस, अब आपने क्या करा, शेयर्स निकाले हैं, क्या करने के लिए, बायबैक करने के लिए, तो आपके पास अगेन पैसा आएगा, उसके बदले में आपके पास से जो जा रहा है, अगर वो प्रीमियम पे भी जा रहा है वो शो करेंगे। अब हमने बायबैक किए शेयर्स, बायबैक किए तो किससे किए, इक्विटी शेयर होल्डर से, और आपके पास से क्या गया, आपके पास से क्या गया, पैसा गया। देन आपको मैंने जो 2 एंट्री बताई थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स नुकसान हुआ तो प्रीमियम वाला डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक जब उनका पेमेंट करेंगे, और अगर किसी नॉमिनल वैल्यू को आपने रिजर्व में से लिया है तो उस रिजर्व का जो अमाउंट है उतना अमाउंट आपको सीआरआर में से भी डालना पड़ेगा। सपोज करते हैं आपने जो बायबैक किया है वो किया है 25 रुपए पर शेयर, जिसमें से आपने शेयर्स नए इशू करे और वो थे 20 रुपए के हिसाब से, कितना रह गया, 5 रुपए। ये 5 रुपए का एक तरीके से आपको लॉस हो रहा है, ये आपने फ्री रिजर्व में से या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से या जनरल रिजर्व में से इसका इस्तेमाल किया होगा, उतना ही ये 5 रुपए ही आपको सीआरआर में भी डालना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए, जिसकी एंट्री हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर या जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो डिपेंड है कि वो पैसा आपके पास से कितना गया है, उतना ही हमको सीआरआर मेंटेन करने के लिए अमाउंट को डालना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी, तो ये कुछ एंट्री है जो मैंने अभी बताई। इक्विटी शेयर इन केस द शेयर्स आर बॉट बैक एट डिस्काउंट, जब आपने डिस्काउंट पर लिया है,
ठीक है, तो आपको एक तरीके से, और अगर आपने नॉमिनल वैल्यू पे लिया है, आपको लॉस हुआ है, तो वो पैसा हमने CRR में डाला हुआ है। चलिए, इशू ऑफ बोनस शेयर, आपने बायबैक देखा और आपने अंडर राइटिंग कमीशन देखी। अब ये बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को, आपके पास पैसा है सफिशिएंट, आपने क्या करा कि जिन लोगों के पास हमारे 2 शेयर हैं उनको 1 शेयर और मिलेगा, फ्री फ्री फ्री। और जब भी हम लोग नाम सुनते हैं कि फ्री, हम भागे आते हैं, रुक जाओ हम आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज क्या है? फ्री है। तो यहां पर कंपनी आपको शेयर्स तो दे रही है, लेकिन बदले में आपसे कुछ ले नहीं रही है, तो उसका तो नुकसान ही है। तो वो नुकसान या तो फ्री रिजर्व में से कंटेन किया जाएगा, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, या CRR में से। हाउएवर, नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जो आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, आपको फायदा हुआ, उस फायदे में से आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं करेंगे। तो वही लिखा है, नो कंपनी शेयर कैपिटलाइज प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशू फुली पेड बोनस शेयर फर्स्ट। क्या है? जब तक आर्टिकल्स में लिखा नहीं हो, आपकी AOA में वो चीज लिखी नहीं है। It has on the recommendation of the board been authorized in the general meeting. जनरल मीटिंग में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको ऑथराइज किया है। It has not defaulted पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। जो भी आपने पेमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, उसका पेमेंट आपने टाइम से किया है, ठीक है ना? वही सारी डिटेल आपको दे रखी है। कंपनी विच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम। कंपनी ने एक बार कमिटमेंट कर दी, एक बार मुंह से निकल गई गलती से, तो भाई साहब उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है ना? और डिविडेंड में से आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते कि भैया डिविडेंड था उसी में से आपने बोनस शेयर्स को इशू कर दिया। तो ऑन कैपिटलाइजिंग ऑफ रिजर्व फॉर द इशू ऑफ शेयर, अब आपने शेयर्स को इशू किया तो किस में से किया? या तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, या जनरल रिजर्व में से, या CRR में से, या सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या कैपिटल में से। क्या किया? बोनस शेयर होल्डर्स, यानी कि इनमें से किसी में से भी आपने अमाउंट को यूज करा शेयर होल्डर्स को देने के लिए। अब आपने शेयर्स को इशू करा बोनस शेयर्स, तो एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गया? शेयर्स गया। नोट, इफ सम शेयर्स आर पार्शली पेड अप फर्स्ट द शेयर्स आर टू बी फुली पेड, जनरल एंट्री। जैसे कुछ आपने पार्ट ऑफ, पूरा नहीं करा, पार्ट किया है, तो वही सेम रहेगा जैसा कि अभी बताया कि डिपेंड्स कि आप किस रिजर्व में से उस पैसे को ट्रांसफर करते हो। अब जब आप बाकी सारी एंट्री सेम जैसे आप शेयर्स को इशू करते हो ना, उसी तरीके से होगी, बस पैसे वाले केस में बोनस शेयर होल्डर्स आ जाएगा, और जब आप शेयर दे रहे हो तो किस पर दे रहे हो, उस तरीके से एंट्री को आपको पास करना है। चलिए, तो 3 टॉपिक क्लियर हुए आपके, अंडर राइटर्स, बायबैक और बोनस शेयर। अब इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, अब ये क्या होता है सर? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऐसे एम्प्लॉइज जो आपकी कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वफादार हैं, गद्दार नहीं है। क्योंकि बच्चे लोग एक बार बोलेंगे कि अब की बार 100 नंबर पार, अब की बार 100 नंबर पार, तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि सर स्वेट इक्विटी शेयर्स refer to equity shares which are given to the company's employee on favorable terms in recognition of their work। उनके काम को देखते हुए हम उनको कुछ इक्विटी शेयर्स देते हैं, जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कह रहे हैं, क्योंकि हम उनको वो डिस्काउंट पर देते हैं। और वो जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट नहीं होता कि भाई साहब अभी हमारे शेयर्स की वैल्यू इतनी चल रही है और आपको हम इतने में दे देंगे। हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी उससे हम डिस्काउंट देते हैं, वो हमारा होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो
Sweat equity shares are one of the mode of making share-based payment to employees. Sweat equity share reward the beneficiary by giving them incentive in lieu of their contribution towards development of the company. भाई आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, सालों से मेहनत कर रहे हो, आपने तो हमको अपना इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड भी दे रखा है, अब आपसे वफादार कौन हो सकता है? तो हम आपको अपने शेयर्स देंगे और वो भी डिस्काउंट पर, और वो डिस्काउंट भी किस पर होगा? फेस वैल्यू पर होगा। तो डेफिनेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर एज आर इशू बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न other than cash for providing their know-how or making available right in the nature of intellectual property rights। intellectual क्या होता है सर? वो चीज जो सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई है, आपका राइट है उस पर। चलिए, अब एम्प्लॉय क्या होता है तो मालूम है? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उनका परमानेंट एम्प्लॉय जो या तो उनके लिए इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया से बाहर काम कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर वो होल टाइम डायरेक्टर है या नहीं है। एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड सबसेक्शन सब क्लॉज ए और बी अबव ऑफ द सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये सारी चीज दे रखी है। एक्सप्रेशन दे रखा है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन का मतलब कि उसके काम को करने से हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है या तो वो बढ़ी, या तो प्रोडक्शन बढ़ा, पहले कम हो रहा था ज्यादा हो रहा है, या सेल बढ़ी। उसकी स्किल की वजह से, उसकी एक्सपर्टाइज की वजह से हमारी कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। वो हमारा टर्म यूज किया गया है वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब कंडीशन सेम। कौन कौन सी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी? द इशू इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसके हिसाब से होगा। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, कितने आप शेयर्स इशू कर रहे हो, करेंट मार्केट प्राइस क्या है, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, और उसमें डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो। प्लस इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपने डिस्काउंट का वैल्यू निकाला है कि आप उनको इतने पर डिस्काउंट के हिसाब से दे रहे हो, वो वैल्यू भी आपको पूरी की पूरी शो करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करके वहां पर शो हमें करनी पड़ेगी। चलिए, अब यहां पर कंडीशन दे रखी है कि आप जब स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो तो आप उसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर कंडीशन होती है कि जिस भी प्राइस पर आप इशू करोगे, वो डिपेंड होता है कि आप किस प्राइस पर कर रहे हो, लेकिन वहां पर 15% वाला लॉजिक लगता है। 15% का लॉजिक इसमें आगे भी दे रखा होगा। ये देखिए यहां पर क्या कह रखा है प्रोसीजर में। द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ नो हाउ और वैल्यू एडिशन फॉर विच स्वेट इक्विटी शेयर आर टू बी इशू शैल बी कैरीड आउट बाय अ रजिस्ट्रार वैल्यू हु शैल प्रोवाइड ए प्रॉपर रिपोर्ट एंड एड्रेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच जस्टिफाई फॉर सच वैल्यूएशन। आप अपने एम्प्लॉइज को कितने डिस्काउंट पर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय किस लायक है, कितने नालायक हैं और कितने लायक हैं। ठीक है ना? और उन सारी की जो कॉपी वगैरह है, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो रिपोर्ट में हम लगा देंगे। प्रोसीजर क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने का? होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर एंड टू फिक्स अप द डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा फॉर जनरल मीटिंग एंड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द सेम। आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, कंसीडर करते हो, उसमें आप प्रपोजल रखते हो कि भाई हम अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, इस समय, इस टाइम पर, इस जगह पर, ये एजेंडा होगा, और सारी की सारी बात या तो आप जनरल मीटिंग में और वही चीज आप स्पेशल रेजोल्यूशन में पास कर देते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब यहां पर रुके, मैं कुछ आपको एमसीक्यू और कुछ सब्जेक्टिव वाले कंपोनेंट्स बताता हूं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अंडर राइटर्स का काम क्या होता है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे अंडर राइटर्स आते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी क्या होती है, मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, बोनस शेयर्स के लिए
हमें कौन कौन से रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है, बायबैक की सारी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, डेप्ट का रेशियो का लगेगा। वही बात करी जाए इनके एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में जो शेयर्स वाला पूरा क्वेश्चन है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी आप एक क्वेश्चन स्वेट इक्विटी शेयर का, एक क्वेश्चन बायबैक का बहुत जरूरी है, अंडर राइटर्स का भी बहुत जरूरी है। अब है आपका इशू ऑफ राइट शेयर। इश्यू ऑफ राइट शेयर का मतलब है कि कुछ लोगों को अधिकार होता है, कुछ लोगों को अधिकार होता है इश्यू ऑफ राइट शेयर का, कि भाई तुम्हें राइट है हमारे शेयर्स को खरीदने का, तुम्हें राइट है हमारे शेयर्स को खरीदने का। राइट इशू मींस ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग मेंबर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम दोबारा उनसे कहते हैं कि भाई साहब हम दोबारा शेयर निकालने खरीदोगे, अरे खरीद लो, तुमको राइट है, तुमको अधिकार है। वेयर एट एनी टाइम अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल proposes to increase subscribed capital by the issuing further shares, such share shall be। जब कंपनी चाहती है कि उसकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो उसको इंक्रीज करना चाहती है, टू पर्सन हु एट द डेट ऑफ द ऑफर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वो ऑफर देती है कि भाई आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि आपको राइट हम दे रहे हैं। द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड लिमिटिंग ए टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर। आपने ऑफर दिया कि शेयर खरीदने शेयर, और उसमें टाइम पीरियड होता है कि कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, इसके अंदर आपको ऑफर खत्म कर देना है। चलिए, unless the articles of the company otherwise provide, the offer shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to re-announce the share offer to him or any of them in favor of any other person, and the notice preferred to in clause contain statement about this right। यानी कि जो भी आप राइट दे रहे हो उसके बारे में आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे। जैसे हमने उसमें आता है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आता है सारी चीजें, कि ईसॉप में होता है ना कि आप अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए कुछ शेयर्स को अलग करके रख देते हो कि भाई आप जब ये टाइम फुलफिल हो जाए तब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हो, और हमने आपके लिए इतने शेयर्स पहले से ही अलग करके रखे हुए हैं। चलिए, तो ये सारी बता दिया। हाँ जी, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स तो आपको मालूम है, दो टाइप के शेयर्स होते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। घर में मेहमान आता था, मेहमान को खाना खिलाया जाता था, बच जाता था तो जिसका है उसको मिल जाता था, असली हकदार इक्विटी होते थे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनका हमें लंबे समय तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, इनका हमें कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स इफ द आर्टिकल सो ऑथराइज कैन इशू प्रेफरेंस शेयर लायबल टू बी रिडीम्ड विद अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू अंडर सेक्शन 55। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ठीक है। अब कंपनी ने जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो इशू करते समय 20 साल से ज्यादा के लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, 20 साल बाद उनको पेमेंट करना पड़ेगा। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू एनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी हमारी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 years बट नॉट बियॉन्ड 30 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर आपकी कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, ऐसे रोड बनवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए, तब आप का जो टर्म है वो 20 साल से 30 साल तक पहुंच सकता है। चलिए, तो यहां पर आपको दे रखा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप जब प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करोगे तो आप प्रेफरेंस शेयर कहां से पेमेंट कर सकते हो। द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम ओनली व्हेन दे आर फुली पेड अप। जब उनका पेमेंट पूरा आ चुका है तभी वो आप रिडीम करोगे। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडेम्पशन। या तो हम हमें डिविडेंड के रूप में जो पैसा आया हमारे पास, या हमने
कुछ और शेयर इशू करे, वहां से हमारे पास पैसा आया, जो हमने शेयर को इशू ही इसीलिए करा था कि हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और उस पैसे से हम क्या कर देंगे, रिडेम्पशन कर देंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, अभी हमने आगे पढ़ा था, if preference shares are to be redeemed out of the profit of a company, a sum equal to nominal amount of share that rate to be redeemed shall be transferred to reserve called capital redemption। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट हम कर रहे हैं प्रॉफिट में से, तो जितना हमारा जो नॉमिनल अमाउंट दिया है हमने, नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू के हिसाब से, उतना पैसा हमें CRR में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो कम होगा। कैपिटल का स्ट्रक्चर कम होगा तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर पैसा लगा रखा है उनका भरोसा टूटेगा। तो हम उस भरोसे को ना तोड़ें, इसलिए उतना पेमेंट हम कहां डाल देंगे, CRR में डाल देंगे। अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी शैल अप्लाई एज द अकाउंट वर पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। वही बात आपसे यहां पर कही जा रही है। The capital redemption reserve account may be used by the company in paying up of unissued share of the company to be issued to members of the कंपनी फॉर फुली बोर्ड। बेसिकली हमारा जो CRR है, कैपिटल रिजर्व है, कि वो किस लिए लिया जाता है, बेसिकली हमारा जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है वो बोनस शेयर्स के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 133, द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर द शेयर्स आर रिडीम। तो जो प्रीमियम पेबल है हमारे पास वो रिडीम करना चाहिए किस में से, प्रॉफिट में से, शेयर्स का रिडीम करने से पहले। फॉर रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऐसे रिडेम्पशन अगर हम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर पर जिसमें हम प्रीमियम भी देना पड़ रहा है, तो वो प्रीमियम हमें अपने प्रॉफिट में से पेड करना पड़ेगा जब हम उसका रिडेम्पशन का पेमेंट का टाइम आए। तो यहां पर कुछ एंट्रीज आपको दे रखी हैं। सबसे पहला दे रखा है ट्रांसफर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो हमारे पास प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हमने कहां डाला, CRR में। ऊपर क्या लिखा है, इन केस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसका पेमेंट किया है प्रॉफिट में से, और उस प्रॉफिट में से जो कि प्रॉफिट अवेलेबल था डिविडेंड के लिए, द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड दैट विल रिप्रेजेंट द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन द बैलेंस। यानी कि जो बताता है कि जब आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद कितना अमाउंट बचा है। द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व शुड बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच आर टू बी रिडीम्ड। जितना आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया, जितना आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, उतना अमाउंट आप इस CRR में डालते हो। तो एंट्री क्या करी जा रही है, आपने किस में से पैसा दिया है, आपने जनरल में से दिया है या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से दिया है या डिविडेंड दिया है, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो भी नॉमिनल केस के साथ। अगर कोई करंट एसेट रिलाइज हुई है टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आपने किसी करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस एसेट्स को रिलाइज किया आपने उसका नाम लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। थर्ड, ऑन ट्रांसफर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, उसकी एंट्री क्या होगी, यहां पर हमने पेमेंट किया है भैया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर रिडीम किया है, प्रीमियम पर रिडीम किया है, जब हमारे पास प्रीमियम आ रहा था तो प्रीमियम को हम क्रेडिट कर रहे थे, अब हमारे पास से प्रीमियम जा रहा है तो बेसिकली तो एंट्री ये है, लेकिन प्रीमियम जा रहा है तो प्रीमियम भी हमने क्या कर दिया, यहां पर डेबिट कर दिया, और उस प्रीमियम को हम कहां डालेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में। चलिए, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ये जब क्लास स्टार्ट करा था मैंने तभी आपको एक बार बताया था कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। अंडर राइटिंग इज अ प्रोसेस विच रेफर टू डिफाइन डेफिनेट एंड एम्बेड एश्योरेंस बाय अंडर। भाई आपको मालूम ही नहीं है
कुछ सर्कमस्टांसेस हो भी सकते हैं कि आपकी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए 90% या हो सकता है नहीं हो पाए। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए ये कौन, ये हमारे अंडरराइटर्स आते हैं। तो अंडरराइटर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये याद रखना है आपको, अगर जो आपकी रेट ऑफ कमीशन है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपने शेयर्स दिए हैं तो उसमें जो रेट ऑफ कमीशन है वो 5% होनी चाहिए, और अगर आपने किसी को डिबेंचर्स दिए हैं अपनी कंपनी के तो वो 2.5% कमीशन, 5% और 2.5%। प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी शेल डिस्क्लोज, जिसमें नाम होता है आपके अंडरराइटर्स का, किस रेट से आप कमीशन दे रहे हो, किस रेट से आपने शेयर दिए हैं, कितनी सिक्योरिटीज आपने दी हैं उनको, वो सारी चीज यहां पर मेंशन होती है। और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आ गया, ये रहा, ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट होता है अंडरराइटर्स का, ग्रॉस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो। बिल्कुल शुरू में आपको मैंने बताया था कि 3 लोग हैं एबीसी, 3 लोग हैं एबीसी, और उनमें से हमने क्या करा कि मान लीजिए 20,000 शेयर से, और कितना था 40:20 था, तो वो हमारा क्या था, ग्रॉस लायबिलिटी हमने यहां पर लिखा था एबीसी का, ए बी सी 8,000 था, फिर 8,000 था, और फिर 4,000 था। इस रेशियो में था ग्रॉस लायबिलिटी। अब कितनी एप्लीकेशन इनकी वजह से आई, वो हमने मार्क्ड एप्लीकेशन किया, मार्क्ड एप्लीकेशन किया, यानी कि यहां पर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन वो हमने यहां पर डाली हुई थी, तो वो उसमें से माइनस हो गया और बैलेंस बचा। अब इस बैलेंस में जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन बची, फॉर एग्जांपल 20,000 थे, जिसमें से इस रेशियो में बांट दिए। अब ए की वजह से आई कितनी एप्लीकेशन, 6,000 आ गई, मान लो 6,000 आ गई, बी की वजह से आ गई 5,000, और सी की वजह से आ गई 3,000। तो कितनी बची, 6, 5, 11 और 3, 14, 6,000 बची। अब 6,000 को भी हम उनके रेशियो में 40% और 20%, यानी कि 2,400 और 1,200, इस तरीके से हम मार्क कर देंगे, तो हमारी नेट लायबिलिटी आ जाएगी एट टाइम्स क्रेडिट टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन गिवन द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी एज रिड्यूस्ड बाय द मार्क्ड एप्लीकेशन। इन दिस केस द इंडिविजुअल लायबिलिटी कैलकुलेटेड विल डिफर फ्रॉम द लायबिलिटी कैलकुलेटेड एज पर द प्रीवियस प्रोसीजर। तो यहां पर जब हम नेट लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो जो लोगों की लायबिलिटी आती है इंडिविजुअली, वो हमारी अलग अलग आती है। चलिए, उसके बाद अगेन आपको फॉर्मूला दे रखा है नेट लायबिलिटी वगैरह निकालने का, जो हम इस क्वेश्चन में यूज करे हैं। ये अगेन अब आप यहाँ पे आपको कुछ ट्रीटमेंट दे रखे हैं। जब आप, सबसे पहला है व्हेन द शेयर्स और डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू द अंडरराइटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर लायबिलिटी, तो हमारे शेयर किसके पास जा रहे हैं, अंडरराइटर्स के पास जा रहे हैं, और डिपेंड करता है कि शेयर जा रहा है या डिवेंचर जा रहा है। उसके बाद व्हेन कमीशन बिकम्स पेबल टू द अंडरराइटर्स, जब आप कमीशन दे रहे हो अंडरराइटर्स को, तो अंडरराइटर्स कमीशन टू अंडरराइटर्स। व्हेन द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, की उनके पास से कितना पैसा आना है या आया है, तो वो पैसा है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किससे आया, अंडरराइटर्स से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। चलिए, नोट है आपके लिए, अंडर राइटिंग कमीशन इज नॉट जनरली पेड इन कैश, इंस्टेड द सेम इज एडजस्टेड अगेंस्ट द मनी ड्यू ऑन शेयर और डिवेंचर टेकन बाय द अंडरराइटर्स, ओनली द नेट अमाउंट जो आपका लास्ट में आता है वो हम पेड करते हैं। चलिए, तो बच्चा गैंग, ये आपका पूरा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हो गया, विद उन चीजों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं डीपीपी इस चैप्टर की हुई है उसमें से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो में ऐसी बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको वो बहुत ही अच्छे से और क्लियर हो। तो चलिए, आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द अपने नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर्स में। वीडियो मस्त लगी होगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। आपके गब्बर सर अलविदा लेते हैं आज के सेशन में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर।